हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे या समझेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका मौर्योत्तर कालीन कलाएं, जिसके कुछ टॉपिक्स हम पहले ही कवर कर चुके थे। तो आज ये सेकेंड लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 4 का। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुषाण काल पे जो मथुरा कला का विकास हुआ उसको जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जो गुप्त काल में सारनाथ शैली विकसित हुई उसको समझ लिया था। तो दोनों को पढ़ने के बाद आज का जो टॉपिक है वो आप पीछे देख सकते हैं, अजंता की गुफाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जाइए और देखिए उन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 30 में से 28 मार्क्स तो दिला के रहूंगी। तो प्लीज आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग जो मेरा द्वारा करवाए गए चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ें, वरना फिर मेरी मेहनत खराब हो जाएगी और कुछ मतलब नहीं बनेगा। जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, अपना बेस्ट किया है, तो ये तभी कामयाब होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो नोट्स बनाए हैं उनको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद एक जगह है, वहां पर ये गुफाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या था कि इसकी जो खोज है वो 1819 में हुई, जब एक ब्रिटिश हंटर ग्रुप था, वो हंटिंग के लिए गया हुआ था। तब अचानक से उन्हें ये गुफाएं मिली और ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 गुफाएं थी। तो सोचिए कितनी बड़ी एक तरीके से कला के क्षेत्र में खोज हुई है। अब ये जो 30 गुफाएं हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की गुफाएं हैं। जैसे कि पांच इसमें चैत्य गुफाएं हैं और 25 इसमें विहार गुफाएं हैं। अब ये 5 चैत्य और विहार क्या है? तो चैत्य का मतलब होता है ऐसी गुफाएं जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा किया करते थे, और विहार का मतलब होता है ऐसी गुफाएं जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, निवास करते थे। तो कौन से ऐसे चैत्य हैं? देखिए, 9, 10, 19, 26 और 29। तो ये जो गुफाएं हैं ये चैत्य गुफाएं हैं, और बाकी की जो 25 गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। ठीक है, यानी कि निवास स्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको संरक्षण तो दिया ही जाएगा। इसीलिए इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिजर्व किया हुआ है, और साथ ही इस क्षेत्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार और वर्ल्ड से भी इसको फंड मिलता है ताकि इसकी देखरेख की जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी गुफाएं हमें मिलती है 30, ये एक टाइम पे नहीं बनी है, बल्कि बहुत लंबे समय तक इनका निर्माण होता रहा है। तो इनका जो काल है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईसवी माना जाता है। ठीक है, यानी कि कितने साल हो गए? कुल मिला के 800 साल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। इन 800 सालों में आप देखोगे कई प्रकार के वंश आए, वाकाटाक वंश आए क्षेत्र में, फिर सातवाहन आए, ठीक है, उसके बाद चालुक्य आए। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जब वंश आए और इस समय पर, तो उन्होंने इस गुफा निर्माण को जारी रखा, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को जब प्रमोशन दिया, जब उनको समर्थन दिया, तो कई सारे चित्र बनवा दिए, मूर्तियां बनवा दी। इस कारण से इस सारे पूरे क्षेत्र में या तो 30 गुफाएं, इसमें ज्यादातर जो हमें सामग्री मिलती है वो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है। ठीक है, तो हमने समय को देखा। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा जो हमें यहाँ कुल गुफाएं मिलती है ना, इसमें सबसे अलग चीज जो देखने को मिलती है वो ये कि गुफाओं में हमें दो प्रकार के कला मिलते हैं, दो प्रकार के चीजें मिलती है। एक तो चित्र बने हुए मिलते हैं, ठीक है, और दूसरा हमें मूर्तियां मिलती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गुफाओं में हमें चित्र और मूर्तियां मिलती हैं। चित्र की बात करें तो गौतम बुद्ध से संबंधित है और बोधिसत्व से संबंधित है। जैन और मूर्तियां जो है वो जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। इसके अलावा जो ये पूरी की पूरी गुफाएं या जो गुफाएं बनी है, इनका विकास दो चरणों में हुआ है। इसको हम कहते हैं एक हीनयान और एक महायान चक्र। ठीक है, तो एक को कहते हैं हीनयान और एक है महायान। देखिए, अब हीनयान और महायान को बस थोड़ा जान लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी हो जाए। हीनयान और महायान दो बौद्ध जो धर्म है उसके संप्रदाय हैं। हीनयान का मतलब है जो एक ऐसा संप्रदाय जो गौतम बुद्ध को इंसान मानता है, और महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो अंतर यही है
ये एक इंसान मानते हैं इसलिए उसको हीनयान कहा गया और जो महायान है वो उनको भगवान मानते हैं, ठीक है? तो हीनयान के द्वारा बनाए गए चित्र बाकियों से अलग होंगे, बिल्कुल और जो महायान के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, गुफाएँ हैं, वो बाकियों से अलग होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से दोनों का डिवीज़न है। अब जो विकास है वो 2 फेजेज़ में हुआ है, एक है हीनयान चरण जिसका समय माना जाता है दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक और इस चरण में जो गुफाएँ बनी हैं, वो है 8 गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 और 15 तो ये बस याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस समय पर जो गुफाएँ बनी है 8, 9, 10, 12, 13 और 15 ये गुफाएँ हीनयान से संबंधित हैं। इसीलिए इन गुफाओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत ही ये प्राचीन भी गुफाएँ हैं, ठीक है? क्योंकि इनका समय क्या है? इनका समय दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है दूसरी सदी के बाद, ठीक है? इस चरण को हम कहते हैं महायान चरण। तो दूसरी सदी से लेकर छठी सदी का जो समय था उसको महायान चरण कहते हैं और इस महायान चरण में बाकी की जो 24 गुफाएँ रह गई वो बनी। साथ ही इसमें विशेषताओं की बात करें तो देखिए, महायान चरण में दूसरी सदी से छठी सदी तक के बीच की गुफाएँ बनी। ये जो गुफाएँ थी इसमें भी चैत्य बने और विहार बने। मतलब जो अभी तक बनते आ रहे थे कि गुफाओं में चैत्य और विहार हैं, वो इसमें भी थे। इन्होंने भी जो गुफाएँ बनवाई उसमें चैत्य बनवाए और विहार बनवाए। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएँ थी। देखिए, सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि जो खम इस मतलब जो महायान ने गुफाएँ बनवाई, उसमें कई सारे खंबे आधारित हॉल बने थे, ठीक है? यानी कि हॉल को बनवाया था, इसके अलावा बरामदा बना हुआ था और जो दीवारें थी ना वो चित्रों से युक्त थी, जो कि हमें हीनयान में कम दिखाई देती हैं। तो इस समय तो मतलब महायान के द्वारा बनवाए गए जो गुफाएँ थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी अधिक विकसित थी और उसमें एक अलग ही प्रकार का जो स्थापत्य है वो दिखाई देता है और वो क्या? वो था कि जो पिलर्स होते थे उन पर खड़े हुए बरामदे बनाए गए हैं या फिर हॉल बनाए गए हैं और साथ ही जो दीवारें होती थी गुफाओं की, उन पर सुंदर-सुंदर चित्रकारी की गई है। तो ये महायान गुफाओं की विशेषता है। इसके बाद हम कुछ गुफाओं को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था हमने पढ़ा एक बार एक दोबारा से याद कर लेते हैं। 1819 में इसकी खोज होती है ब्रिटिश हंटर ग्रुप के द्वारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। तीसरी बात यहाँ पे हमें जो इसका समय है, वो समय है दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी के बीच में। यहाँ पे हमें चित्र और मूर्तिकला पाई गई है और चित्र और जो मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षण की दिया गया है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की उसके रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। साथ ही विकास की बात करें तो 2 चरणों में हुआ है हीनयान चरण और महायान। हीनयान में दूसरी सदी से लेकर दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच में इसमें जो भी गुफाएँ बनाई गई उसमें कुछ चैत्य थे और कुछ विहार थे। तो 8, 9, 10 और 12, 13, 15 ये सारी की सारी गुफाएँ हीनयान से संबंधित हैं। दूसरी तरफ 24 गुफाएँ महायान के टाइम पर बनी और इसमें जो गुफाएँ बन रही थी उसमें बरामदे बनाए गए, हॉल बनाए गए और दीवारों को चित्रित किया गया। ठीक है? तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ गुफाओं की बात कर लेते हैं, कुछ विशेष गुफाएँ हैं, ठीक है? जो कि ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि केव नंबर 26 है। जो केव नंबर 26 है, वो सबसे बड़ी गुफ़ा मानी गई है। सबसे बड़ी गुफ़ा है और साथ ही इस पूरी की पूरी गुफ़ा में गौतम बुद्ध के बहुत सारे चित्र पाए गए। उसके बाद बात करते हैं केव नंबर 6। हुँ। जो केव नंबर 6, 11 और 15 है, इसका टाइम पीरियड माना गया है दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच में और ये जो गुफा है वो मूर्तियों से बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई है, ठीक है? फिर बात करते हैं सातवाहन के समय पर कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, जिसका समय माना गया है दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच में। इसमें जो केव नंबर है वो है 9, 10, 12, 13 और 15। तो 9, 10, 12, 13, 15 ये सातवाहन के टाइम की है। वाकाटक काल की बात करें तो 5वीं सदी से लेकर छठी सदी के बीच में गुफा संख्या 1, 8, 14 और 19 बनाए गए हैं। तो ये 1, 8, 11, 14 और 29 जो गुफाएँ हैं,
वो वाकाटक काल की है। 9, 10, 12, 13, 15 गुफा संख्या जो है वो सातवाहन काल की है और सबसे पुरानी गुफा 2 दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच में है, जिसको है 6, 11 और 15। उसके बाद जो सबसे बड़ी गुफा है, वो है गुफा संख्या 26। अब अजंता चित्रकला को देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अजंता में हमें कई सारे चित्र मिलते हैं, तो अजंता चित्रकला को जानना ज़रूरी है। अजंता चित्रकला की जब हम बात करते हैं, तो इसके कुछ विशेषताएँ हैं, उनको देखते हैं। देखिए, समय की बात करें तो जो ये चित्र बनाए गए हैं वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी के बीच में बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण गुफा चित्र है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। यानी कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चित्र हमें मिले हैं वो इन गुफाओं से मिले हैं। विषय की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जातक कथाओं से और अवदान कथाओं से संबंधित है। उसके बाद है स्टाइल और टेक्नीक को समझें तो स्पष्ट रेखाएँ हैं, मतलब जो भी चित्र बनाए गए हैं उनकी जो रेखाएँ हैं, जो आउटलाइन है वो बहुत ही क्लियर है। उसके बाद जो बॉडी कलर है वो ब्लेंड किया गया आउटलाइन के साथ। तो जो आउटलाइन होती है उसको उसको और बॉडी कलर को मिला दिया गया है, ऐसे चित्र बनाए हैं। सीमित रंगों का प्रयोग हुआ है, बहुत कम रंगों का प्रयोग हुआ है, लगभग सीमित रंग है। जैसे हल्का लाल हो गया है, ग्रीन हो गया है, ग्रे हो गया है, येलो हो गया है, बस ऐसे कुछ कलर हैं। चित्र बड़े बने हैं और कहानी के अनुसार चित्र बनाए गए हैं। मतलब जो कहानी चल रही है उसके अनुसार ही चित्र बनाए जा रहे हैं और ये कहानियाँ जातक कथाएँ हैं, अवदान कथाएँ हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और कुछ मोरल स्टोरीज़ हैं। उसके बाद है कि विभिन्न त्वचा रंगों का प्रयोग हुआ है जैसे कि ब्राउन, ग्रीन जो ग्रीनिश होता है, येलो कलर, तो ये सारी जो विशेषताएँ हैं वो हमें उनके चित्रों में देखने को मिलती है, ठीक है? इसके अलावा जो ये चित्रकला है इसका विकास 2 फ़ेज़ेज़ में हुआ है। एक को हम कहते हैं प्रारंभिक चित्र, ठीक है? तो जो प्रारंभिक चित्र हैं जिसमें केव नंबर 9 और 10 आता है, इसमें जो चित्र बने गए हैं गौतम बुद्ध के वो एक अलग शैली में निर्मित, ठीक है? दूसरी तरफ आता है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में जो चित्र आते हैं वो है केव नंबर 1, 2, 16 और 17 में जो चित्र बने हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं क्योंकि उसमें शारीरिक संरचना, कलरों का प्रयोग बहुत ही यूनिक है और बाकी चित्रों से थोड़ा-सा अलग है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए उनको थोड़ा एडवांस चित्र माना जाता है। यहाँ पे ये जो चित्र है वो थोड़े नेचुरलिस्टिक हैं, क्रम के अनुसार बनाए गए हैं और मूर्तियों से जुड़े हुए चित्र हैं। तो 2 फेजेज़ में इसका विकास हुआ, प्रारंभिक और एडवांस। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इन चित्रों में जो अजंता की चित्रकला है, इसमें 2 चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक है चित्र पद्मपाणि का। हुँ। पद्मपाणि है और एक वज्रपाणि है। ये 2 चित्र याद रखना अजंता के बारे में पूछे और ये हमें मिलते हैं जो केव नंबर 1 है। अजंता के केव नंबर 1 में प्राप्त होते हैं। अब इसमें से जो पद्मपाणि है, उनके चित्र की विशेषताओं को थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में अब क्या लगा हुआ है, हमारे सिलेबस में एक पद्मपाणि का चित्र लगा हुआ है, जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है? इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मपाणि की बात करें, तो जो पद्मपाणि का चित्र है, वो हमें अजंता का जो केव नंबर 1 है, अजंता का केव नंबर 1 है, उसमें प्राप्त होता है। उसके बाद इसका जो माध्यम है, माध्यम का मतलब किस प्रकार से क्या है, मतलब जो चित्र है उसमें भित्ति चित्र है कि और कोई दूसरा चित्र है, तो इसको कहते हैं ये भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र है, ठीक है? भित्ति का मतलब होता है जो दीवारों पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो समय है पद्मपाणि का, इनका समय माना गया है 5वीं सदी ईसवी, ठीक है?
इसके अलावा इसको संरक्षित किया गया है या इसको संग्रहित और संरक्षित किया गया है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई के द्वारा। इसके अलावा ये जो चित्र है, ठीक है? इस चित्र को अगर हम देखें तो इसमें क्या दिखाया गया है? पद्म पाणी। पद्म का मतलब होता है लोटस और पानी का मतलब होता है हाथ में। तो जो बोधिसत्व हैं, वो हाथ में बोधिसत्व ने हाथ में क्या लिया हुआ है? कमल लिया हुआ है। इसीलिए कहा गया है उनको बोधि पद्म पाणी बोधिसत्व। अब इस चित्र की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं थोड़ा अलग से। देखिए, ये तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब जो ये चित्र बना गया है, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया गया है कि जो बोधिसत्व थे, ठीक है? बोधिसत्व हैं, अभी वो चित्र हमने देखा नहीं है, उसको देखेंगे। बोधिसत्व जब आध्यात्मिक पथ पर जाते हैं, मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध जब उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुना था, तो उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था। वैसे ही जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तब का वो चित्र है। हुँ। और जब वो जाते हैं तो इसमें जो उनकी पत्नी है और साथ ही जो उनके नागरिक हैं, जो भी प्रजाजन थे, वो बड़े ही उदास होते हैं और वो उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं सिद्धार्थ, वो मन बना चुके होते हैं और वो बिना विचलित हुए शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसमें उनके जो मंकी हैं और जो कई प्रकार के सेलेस्टियल बीइंग्स थे, उनको एक इनकी सेना के रूप में दिखाया गया है और वो पूरी की पूरी सेना, इनके परिवारजन, प्रजा सब इनको रोकना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जब निश्चित कर लिया था कि इन्हें अब आध्यात्मिक पथ पर चलना है, तो फिर इन्होंने वैसा ही किया। तो उसके बाद वो अपने आध्यात्मिक पथ की ओर चले गए। तो ये है, अब इस चित्र की कुछ विशेषताएँ हैं, ठीक है? वो ज देखते हैं। मैं इसके नीचे से शुरू कर रही हूँ ये, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर रहे। तो जो चित्र है, इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। आप जब विशेषताओं को लिखें, तो आप उसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लें। जैसे कि उसका उनका जो आकार है, आसन है, आसन, ठीक है? किस आसन में है वो? तो आप लोग देखेंगे उस चित्र को जो पद्म पानी का है, वो उनका जो शरीर है वो झुका हुआ है। शरीर झुका हुआ है, साथ ही जो कंधे हैं, वो बहुत ही बड़े दिखाए गए हैं। कंधों को बहुत बड़ा बनाया गया है, बड़े-बड़े कंधे हैं दिखाए गए हैं, जो कि कंधों पर मतलब एक भारीपन लादते हैं। उसके बाद दूसरा है जो फेस एंड एक्सप्रेशन है। फेस और एक्सप्रेशन की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो आँखें हैं बोधिसत्व की, वो हल्की-सी बंद हैं और हल्की बंद का मतलब क्या है, ये थोड़ा आध्यात्मिकता को प्रकट करता है। आप जब भी कोई ऐसे पिक देखेंगे या गौतम बुद्ध की भी कोई भी चित्र देखेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को देख पाएँगे कि जो उनके चित्र होते हैं, उसमें आँखें थोड़ी-सी बंद होती हैं, ठीक है? खुली होंगी लेकिन थोड़ी-सी बंद होगी और ये एक अलग ही आध्यात्मिकता को दिखाता है। या हम आप कोई भी चित्र देखेंगे जो ईश्वर से संबंधित है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या था, एक्सप्रेशन देख लिया फिर हमने, फिर जो उनका हेड है, ठीक है? हेड को कैसा दिखाया गया है? हेड को झुका हुआ दिखाया गया है। अब जो ये झुका हुआ दिखाने का मतलब क्या है?